तो सीरीज का पहला एपिसोड शुरू होता है 4 दोस्तों को दिखाते हुए, जिनके नाम है नीलेश और राका, शोभन और जूही, और ये दोनों ही कपल थे। अब ये लोग रायपुर घूमने आए हुए थे और एक रात डिनर और शराब पीने के बाद में ये लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। इनके बीच शर्त लगी हुई थी कि कौन ज्यादा स्टेबल गाड़ी चलाएगा। अब यहाँ पर नीलेश ड्राइव कर रहा होता है, जो कि ये कहता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसको शराब बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है और वो एक ही स्पीड पर यानी कि 40 की स्पीड पर आसानी से कार चला सकता है। और इसी के चलते उनके बीच में बेट लगी हुई थी। मतलब शुरुआत में राका और जूही जो होती हैं वो इस चीज को लेकर मना भी कर रही होती हैं, लेकिन बाद में वो इस बेवकूफी में कूद पड़ती हैं। खैर अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वो लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक सुनसान सड़क पर एक जंगल के पास वो एंटर करते हैं। खैर अब यहाँ पर होता यह है कि तभी राका को एक लड़की सड़क पर घूमती हुई दिखाई देती है, जो कि उसको काफी अजीब लगता है। एज इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर अकेले क्यों ही घूमेगी। अब इस बारे में वो अपने दोस्तों को ही बताती है, लेकिन फिलहाल वो इसको इग्नोर कर देती है। खैर अब तक तो सब कुछ ठीक था और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाने पर राका फिर से उसी सेम लड़की को रोड साइड पर देखती है, जो कि और भी ज्यादा अजीब था। और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि ये लड़की पैदल घूम रही थी और इतनी जल्दी कार के बिना वो 3 किलोमीटर उनसे आगे कैसे पहुंच गई। अब राका बाकी लोगों को उस लड़की के बारे में बताती है, लेकिन अभी कोई उस लड़की को देख नहीं पाता। लेकिन अचानक से होता यह है कि कार की स्पीड खुद पे खुद बढ़ने लगती है और नीलेश जो होता है वो मिरर में कार की बैक सीट पर उसी लड़की को नोटिस करता है। अब वो इससे काफी डर जाता है, लेकिन वो लड़की सीधा कार के आगे आकर उनको हॉन्ट करती है और अब कार की स्पीड बढ़ गई थी, जिससे कि कार अचानक से डिसबैलेंस्ड होकर क्रैश कर जाती है, यानी कि इनका एक्सीडेंट हो गया था। अब अगले दिन पुलिस टीम उसी जंगल में आती है जिन्हें एक्सीडेंट का पता चला था। और तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज गोपाल उनसे बात करते हैं। वो बताते हैं कि वो डिनर के बाद ड्राइव पर निकले थे और फिर यहाँ पर साबान कोला जंगल में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर वो तीनों अपने बारे में बताते हैं और गोपाल तीनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन इन तीनों को ही एहसास होता है और ये शॉक भी रह जाते हैं कि वो 4 थे, मतलब कि अब राका मिसिंग हो चुकी है। और ये सुनकर गोपाल भी काफी सीरियस हो गए थे। खैर अब गोपाल उन्हें हॉस्पिटल भेजकर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और एसडीपीओ से मिलते हैं, जो कि ये कहते हैं कि उन्हें इस केस को जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि जल्दी ही अथॉरिटी वाले आ रहे हैं और ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन समहाउ राका की मिसिंग की बात लीक हो जाती है और ये खबर में आ गई थी। अब यहाँ गोपाल अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, जिन्हें राका को कैसे भी ढूंढना था और वो अभी होमोसाइड के एंगल से अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। और हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो उनके परिवार में उनकी बीवी और बेटी है, जहाँ पर बेटी अब शादी की उम्र की हो चुकी है। तो उनकी बीवी उनसे अक्सर कहती रहती है कि वो बेटी सुमन की शादी पर फोकस करें, ना कि इन सब चीजों पर, और वो खुद अभी अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खैर अब पुलिस ऑफिसर उस रिजॉर्ट में जाते हैं जहां पर वो कंफर्म करते हैं कि ये 4 दोस्त यहाँ पर आए थे। खैर अब वो हॉस्पिटल जाकर तीनों से पूछताछ करते हैं, तो उन्हें सबकी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि पहले तो उन्हें एक लड़की रोड पर दिखाई दी थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और अचानक से ही कार की स्पीड अपने आप बढ़ गई थी और वो जो लड़की दिखाई दी थी वो कार के आर पार हो गई थी। और इनका ये कहना था कि जो कार की स्पीड बढ़ी थी उसमें किसी सुपर नेचुरल पावर का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि सबसे बड़ी बात की स्पीडोमीटर पर स्पीड 40 की ही शो कर रही थी, जबकि रियल लाइफ में स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी कि क्रैश होने से पहले ऐसा हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि सेम रात ड्राइव करने से पहले राका और नीलेश के बीच एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि नीलेश ने अपनी एक्स वाइफ को दारू पीने के बाद में मैसेज कर दिया था और राका इस बात पर गुस्सा हो गई थी कि वो अपनी एक्स वाइफ को क्यों मैसेज कर रहा है। इससे उसकी एक्स वाइफ निशा को दिक्कत होगी, साथ ही साथ उनके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। अब गोपाल जो होता है वो इस बात को भी दिमाग में फिट कर लेता है, एज यहाँ पर अब एक नया एंगल जुड़ गया था। लेकिन उनका काम पहले राका को ढूंढना था। वो पूरे जंगल की सर्चिंग कराते हैं, लेकिन उन्हें खाली राका की लाल सैंडल के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे कि वो थियरी निकालते हैं कि शायद उसे इन लोगों ने ही मार दिया होगा और उसकी बॉडी को कहीं छिपा दिया। लेकिन उनको ऐसे निशान कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे जो कि इस बात को वैलिडेट करते कि यहाँ पर किसी बॉडी को खींचकर लाया गया हो। खैर अब शाम को वो अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर अपनी बेटी सुमन की शादी को लेकर उनकी वाइफ से उनका झगड़ा हो गया था और इस बात पर गोपाल जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम मतलब कि राका को ढूंढने पर फोकस करना चाहते थे। और 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं जिसमें राका का कोई भी अता पता नहीं चला। सेम नाइट राका के माता पिता उनसे मिलने आते हैं, जो कि राका को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे, जिनसे वो वादा करते हैं कि वो कैसे भी करके उसे ढूंढ लेंगे। और अब हम जंगल के एक गहरे पिट को देखते हैं, यानी कि गड्ढे को देख पाते हैं, जहाँ से राका बाहर आती है, लेकिन उसके हाव भाव और स्वभाव बिल्कुल ही बदल गए थे, जिसके साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है जंगल में मीडिया और पुलिस की भीड़ को दिखाते हुए, जो कि राका के मिलने की खबर से यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। गोपाल भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं और हम जान पाते हैं कि राका पूरे 5 दिन बाद मिली थी। अब ऑफिसर गोपाल राका के पास जाते हैं, जो कि पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई थी, जंगल में अकेली गुमसुम चुपचाप बैठी थी, जिससे वो पूछते हैं कि क्या वो राका सेन है, तो वो सर हिलाकर मना कर देती है। अब ऑफिसर गोपाल उसकी गवर्नमेंट आईडी से उसके फेस को मैच करते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि वो राका ही थी। और अब तभी गोपाल को उसके सीनियर कॉल करके कहते हैं कि वो
जल्दी से राका को हॉस्पिटल भेजे और आगे की अपडेट वहाँ से बताए। सबसे वियर्ड बात ये थी कि उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था कि वो तो राका सैन थी, लेकिन उसने सर हिलाकर मना क्यों कर दिया। खैर अब यहाँ पास में ही एक गड्ढा भी था जहाँ से राका बाहर आई थी, तो गोपाल उसे चेक करने जाते हैं, जिनको उस पिट के अंदर एक बहुत लंबी गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर वो थोड़ी दूर तक जाते हैं और हम उनके पीछे एक मिस्टीरियस लड़की को खड़ा पाते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब तभी हमें राका को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर गोपाल और राका के माता पिता उसके साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर वो एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। अब ये लोग उससे पूछते भी हैं कि राका हुआ क्या है, तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन गोपाल बार बार पूछते हैं कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। तो अब वो अचानक से चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो राका नहीं है, जिस पर डॉक्टर ये कहती है कि शायद से राका के सर पर चोट लगी है, जो कि गिरने की वजह से हुआ होगा और वो मेंटली काफी डिस्टर्ब लग रही है, तो अभी उससे ज्यादा पूछताछ ना करी जाए और उसको आराम करने दिया जाए। खैर अब ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन राका को एक अलग सी धुन सुनाई दे रही थी, तो वो बेड के नीचे देखती है, जहाँ पर उसको वही लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बिल्कुल मुस्कुराने लगी थी। अब रात में हम नीलेश को देख पाते हैं, जिसे राका की खबर मिलती है और गोपाल भी उसे कॉल करते हैं कि अगले दिन वो उनसे मिलने आए। अब इसी बीच राका के पिता भी गोपाल को कॉल करके ये बोलते हैं कि वो राका के दोस्तों यानी कि नीलेश और बाकी दोनों पर पुलिस केस कर दें, जिसकी वजह से उनकी बेटी की ऐसी हालत हुई। जिस पर गोपाल उनको समझाते हैं कि वो ऐसा ना करें, अपना दिमाग ठंडा रखें और पहले राका को ठीक हो जाने दें, जिसके बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। अदरवाइज किसी के ऊपर बिना सबूत के पुलिस केस कर देना ठीक नहीं था। तभी हॉस्पिटल के अंदर राका को दिखाया जाता है, जो कि सो रही थी और अचानक किसी की आहट से वो जाग उठती है, जो कि अभी होश में है, मतलब कि अपने सेंसेस में है। जिसे वो लड़की दिखाई देती है, जिससे डर कर वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जब नर्स उसे देखने आती है तो वो लड़की गायब हो गई थी और राका फिर से वैसी हो जाती है, मतलब कि वो फिर से पोजेशन जैसी स्टेट में चली गई थी। अगले दिन राका से मिलने नीलेश और गोपाल हॉस्पिटल आते हैं, जो कि कॉरिडोर में उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि सापानकोला से आने के बाद में वो बदल सी गई है और क्या ही हुआ होगा, जिनकी बातें एक बूढ़ा व्यक्ति सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। और ये व्यक्ति राका को पहले देखकर भी थोड़ा सा चिंतित हो गया था, जैसे कि वो कुछ जानता हो, जो कि सापानकोला, राका, एक्सीडेंट और शायद से उस अनजान लड़की से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ नीलेश और गोपाल राका से बात करने जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हुआ क्या, सब कुछ कैसे हुआ था, लेकिन वो वैसे ही गुमसुम सी चुपचाप बैठी हुई थी और फिर अचानक से गुस्से में नीलेश को पकड़कर ये कहती है कि वो राका नहीं है और नीलेश यहाँ से चला जाए। गुस्से में वो गोपाल को भी दूर फेंक देती है। वो दोनों इससे बहुत ज्यादा डर गए थे और वो बाहर आकर इसके बारे में बात करते हैं। अब गोपाल ये कहते हैं कि राका इस एक्सीडेंट स्पॉट से इतनी दूर पहुंची कैसे, और सबसे बड़ी बात कि वो एक दलदल भरे गड्ढे में 10 से 12 फीट नीचे कैसे गिरी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो 5 दिन तक बिना खाना खाए या फिर पानी पिए सरवाइव कैसे कर गई थी। सबसे बड़ी बात कि क्या वो 5 दिन तक बेहोश थी। आगे ये भी सवाल आता है कि वो वहां पर पहुंच कैसे गई, उसे उठाकर कोई ना कोई तो वहां पर ले गया होगा और शायद से हो सकता है कि उसे मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया होगा। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि जंगल के अंदर किसी के भी घसीटे जाने के निशान या फिर कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला था। नीलेश ये कहता है कि ऐसा कौन ही कर सकता है, जिस पर वो कहते हैं कि वहां पर उसके अलावा खाली 3 लोग मौजूद थे, मतलब कि नीलेश और बाकी 2 दोस्त। जिस पर नीलेश कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और पुलिस ने ही उनको रेस्क्यू किया था। जिस पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने पहले राका के साथ ऐसा किया होगा और जानबूझकर एक्सीडेंट का नाटक किया और उसके बाद पुलिस को फोन कर दिया और उन्होंने ऐसा दिखाना चाहा कि उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। वो आगे ये भी कहते हैं कि नीलेश और राका का झगड़ा भी तो हुआ था, क्योंकि राका को नीलेश के किसी अफेयर के बारे में पता चल गया था। जिस पर नीलेश कहता है कि वो राका को मारने की कोशिश क्यों करेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो करता भी तो आज उसके सामने क्यों ही आता, वो भाग जाता। ऑफिसर गोपाल ये कहते हैं कि राका के गड्ढे में गिरने की वजह से शायद उसके सर पर चोट आई होगी और हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ डैमेज हुआ हो, लेकिन दिक्कत ये थी कि सीटी स्कैन में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, तो उन्हें उसके ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर नीलेश ने खुद सब कुछ सच नहीं बताया तो पुलिस तो सच का पता कर ही लेगी। खैर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और हम तभी उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा था। हम यहाँ राका को नोटिस करते हैं, जिसको अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और उसके माता पिता उसको घर लेकर जा रहे थे। अब नीलेश, शोभन और जूही उससे मिलने आते हैं, लेकिन राका के माता पिता उससे नाराज थे, जिस पर वो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट में वो भी थे और राका की ही ऐसी हालत क्यों हुई, और ये देखकर उन्हें काफी बुरा लग रहा है। लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते और राका को लेकर निकल जाते हैं और वो ओल्ड मैन भी राका को ही देखकर परेशान हो रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी मिस्ट्री के बारे में पता हो। अब राका घर आ जाती है, जहाँ पर वो अभी भी पोजीशन में थी और वही सब बातें कर रही थी कि वो राका नहीं है और ये घर भी उसका नहीं है, वो माता पिता भी उसके नहीं है और उसे यहाँ से जाना है। उसके माता पिता उसको संभालते हैं और वो होश में आकर रोने लगती है। अब रात को वो सो जाती है, जिसे उसी रात के नाइटमेयर्स आ रहे थे कि कैसे ये हादसा हुआ था, और फिर अचानक से वो खुद उसी पिट के अंदर आ गई थी, जहाँ पर होश में आने पर वो उसी लड़की को देखती है। वो लड़की उसे कोई नुकसान नहीं करती, उसे बस एक टक देखती रहती है और अब वो वहाँ से आगे जाती है, जहाँ पर राका उसको फॉलो करती है। जंगल पार करके राका एक पुराने से अबैंडन्ड घर में आ गई थी, जहाँ पर वो उस लड़की को देखती है, जिसके पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हम और राका उसका चेहरा नहीं देख पाते, और अब वो आदमी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है, जिसको देखकर राका डर कर उस लड़की का नाम चिल्लाती है, जिसको वो जानती तक नहीं थी। वो उसका नाम चिल्ला रही थी
और उस लड़की का नाम होता है जोइता। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम राका को थोड़ा सा ठीक देख पाते हैं, जो कि अपने सेंसेस में थी, जो कि नीलेश से मिलने जाती है और वो उसको बताती है कि उसके साथ कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो पैरानॉर्मल घट रहा है, कोई चीज उसके अंदर समा रही है और उसके अंदर से उसे खाई जा रही है। जिस पर नीलेश कहता है कि वो उसकी बात पर यकीन कर रहा है, क्योंकि वो जब उससे हॉस्पिटल में मिला था तो वो एक अलग ही अंदाज में, अलग ही टोन में बात कर रही थी, और ये टोन उसकी थी ही नहीं, ना उसने पहले कभी उस टोन में उससे बात करी। यहाँ पर राका उस बूढ़े व्यक्ति को नोटिस करती है जो कि उसको ही देखे जा रहा था। वो उस बूढ़े व्यक्ति को बार बार गौर से देखती है, जो कि एक तरह से उसको फॉलो ही कर रहा होता है, और वो उसको लगातार देखे जा रहा था, जिससे कि वो परेशान होने लगती है। अब वो नीलेश को उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताती है, लेकिन जब वो देखता है तो वो ओल्ड मैन गायब हो गया था। अब इसी बीच राका नीलेश से ये कहती है कि उसने उस लड़की को देखा था जिसका नाम है जोइता, जिसको कोई आदमी जान से मार रहा था, और वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जो उसने देखा उसके आगे पीछे की कोई कहानी वो नहीं जानती है। यानी कि उसके मन में एक क्यूरियोसिटी चल रही है कि जोइता के साथ क्या हुआ। अब नीलेश उसको समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि राका के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें वो लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस रात एक्सीडेंट नीलेश की वजह से हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंट भी उसी लड़की की वजह से हुआ था जिसको उसने भी रास्ते में देखा, और फिर वो उसको भूल नहीं पा रहा। अब यहाँ राका जाने लगती है और नीलेश को हक करती है, तो उस नीलेश का गला कटा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। लेकिन नीलेश ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद उसे भी वो घाव दिखाई नहीं देता। खैर अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और राका कैब से जा रही थी, जिसे साइड में वही लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी राका फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन वो लड़की उससे ये कहती है कि फोटो मत खींचो, नहीं तो इससे उसे दर्द होगा। कैब ड्राइवर जो होता है वो भी उस लड़की को देख पा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पलट कर देखता है तो वो लड़की फिर से गायब हो जाती है, राका को पजेस्ट कर लेती है। खैर अब राका को हम एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जिनको वो इस ऑन गोइंग सिचुएशन के बारे में बता रही थी। अब डॉक्टर उल्टा उसको समझाने लगती है कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस हो सकता है, जो कि हादसे के ट्रॉमा की वजह से ट्रिगर हुआ होगा। राका परेशान होने लगती है कि डॉक्टर उसकी बात को नहीं समझ रही थी और उल्टा ये कह रही है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं है, और वहीं जोइता उसके साइड में खड़ी हुई थी, जिसको देखकर राका काफी डर जाती है। खैर अब वो नीलेश के पास जाती है, जिससे वो प्यार से बात करती है, उसके करीब आने लगती है और पूछती है कि वो शादी कब करेंगे। लेकिन नीलेश उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और पूछता है कि उसकी आवाज अचानक बदल कैसे गई। तभी उसे राका का कॉल आता है, जो कि घर पहुंच गई है। मतलब कि नीलेश के सामने असल में राका के रूप में जोइता बैठी हुई थी। अब घर पर भी जोइता राका के रूप में उसकी माँ को दिखाई दे रही होती है, और रात को राका रूम में सो रही थी, जहाँ पर उसे जोइता हॉन्ट करती है, जिससे कि वो काफी डर जाती है और उसके माता पिता उसको संभालते हैं। यानी कि जो कुछ भी है वो जोइता से जुड़ा हुआ था। खैर अगले दिन वो नीलेश के साथ कहीं पर जा रही होती है, जिनको वो ओल्ड मैन फिर से फॉलो करने लगता है। अब ये दोनों असल में सौदामिनी नाम की एक शेमन के पास मदद के लिए जा रहे थे, और रास्ते में राका नीलेश से कहती है कि मौत और जिंदगी के बीच एक ग्रे एरिया है शायद से, और जोइता शायद वहीं फंसी हुई है, और उनको पता करना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, जिसके लिए उन्हें उस जोन तक जाना होगा। यानी कि इनको ये तो पता चल गया था कि जोइता जिंदा नहीं थी, और राका जो होती है वो जोइता की कहानी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थी। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरकार जोइता ने उसको ही क्यों चुना। यहाँ पर वो जूही को भी चुन सकती थी, लेकिन उसे ही चुना गया था। खैर अब नीलेश भी उसे बताता है कि उसको भी हॉन्टिंग्स हुई हैं, और आखिरी रात उसके मुंह से बहुत सारे बाल बाहर निकले थे, और ये काफी स्केरी सीन था। वो दोनों अब सौदामिनी से मिलते हैं, जो कि राका को आधा बेहोश करके उससे सारी बातें पूछती है कि सब कुछ हो क्या रहा है, वो है कौन और जोइता कौन है। पर बीच में ही जोइता राका को पोजेस्ट कर लेती है, और होता यह है कि वहाँ की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लगती हैं, और पोजेशन में राका सौदामिनी के ऊपर हमला करके उसे चोक करने लगती है। वो कहती है कि वो सबको मार देगी, उन लोगों को उनके पापों की सजा मिलकर रहेगी और उनको कीमत चुकानी होगी। सौदामिनी उस पर पवित्र राख डाल देती है, जिसके बाद राका विंडो से बाहर जंप कर देती है, और सौदामिनी नीलेश से ये कहती है कि जोइता क्या चाहती है ये सिर्फ राका ही बता सकती है, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड शुरू होता है राका को दिखाते हुए, जिसको आखिरी एपिसोड में विंडो से जंप करने पर कुछ इंजरीज आ गई थी, तो अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अब रात को वो अपने रूम में आराम कर रही होती है, और तभी किसी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है, और उसको अचानक अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो डर कर नीचे देखती है तो उसको जोइता दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। अब जोइता अचानक से वहाँ गायब हो जाती है, लेकिन बिस्तर के नीचे राका को एक पुरानी स्टाइल का लाइटर पड़ा हुआ मिलता है, जिसको वो थोड़ा देखती है, लेकिन इसे वो पहचान नहीं पाती और अपने पास रख लेती है। अब अगले सीन में हमें ऑफिसर गोपाल को दिखाया जाता है, जो कि राका की ही खबर को देख रहे थे। अब उनकी बीवी अभी भी उन पर गुस्सा कर रही होती है कि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी छोड़कर दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि उसे रैशेस हो रहे थे और उसकी शादी वैसे भी नहीं हो रही है, ऊपर से अब ये स्किन प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगी।
अब गोपाल अपनी लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में आए थे जहाँ पर वो नीलेश से मिलते हैं। राका का हालचाल पूछते हैं जो कि मोस्टली बेहोशी रहती है, बीच बीच में बस जोईता का नाम लिया करती। अब गोपाल जो होता है वो नीलेश को अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं और यहाँ पर राका के बाकी दोस्त भी मौजूद थे। अब गोपाल अपनी बेटी के रैशेस के बारे में उसे बताते हैं और नीलेश का दिमाग थनक जाता है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसको भी सेम रैशेस हुए थे जो कि अपने आप ही गायब हो गए थे। अब गोपाल अपनी बेटी को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने भेज देते हैं और नीलेश से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान और घबराया हुआ था, जो कि ऑफिसर गोपाल से ये पूछता है कि क्या उसे राका सापान कोला जंगल से मिली थी। अब ऑफिसर ये बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो वो ये बताता है कि उसने खबर पर देखा कि राका जोईता का नाम बार बार ले रही थी और जोईता असल में उनकी ही ग्रैंड डॉटर है जो कि सापान कोला से ही बहुत टाइम पहले गायब हुई थी। उन्हें पता चला है कि सापान कोला के पास से कोई लड़की मिली थी, इसलिए वो राका को फॉलो कर रहे थे ताकि वो उनसे अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ पाए कि उसे शायद से कुछ पता हो। अब ऑफिसर गोपाल उनको ये कहते हैं कि फिलहाल वो अपना फोटो और नंबर उनको दे दे, जिसके बाद में वो पुलिस स्टेशन उनको बुला लेंगे क्योंकि अभी राका की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उससे कुछ भी नहीं पूछ सकते। इसी बीच राका के दोस्त जो कि उससे मिलने आए थे वो वॉमिट करते हुए उसके रूम से बाहर आते हैं। ये देखकर नीलेश और गोपाल रूम में जाते हैं तो वहाँ पर राका मर्ड वॉमिट कर रही थी, जिसको देखकर सब बहुत ही परेशान हो गए थे। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि मिट्टी की उल्टी कौन ही कर सकता है। अब अगले सीन में ऑफिसर अपने घर पर होते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ उनकी बेटी के बारे में बात कर रही होती है और वो टेंशन में थे, जो कि ये कहते हैं कि जैसे रैशेस उनकी बेटी को हो रखे हैं वो नीलेश को भी हुए थे और ये ठीक भी हो गए थे खुद पे खुद। अब ऑफिसर गोपाल की बीवी जो होती है उनकी बेटी की शादी की बात करती है तो दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि अगर शादी नहीं हुई तो क्या ही हो जाएगा। खैर अब वो अपने डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी जोईता का केस उनके पास आया था, क्योंकि ये नाम वो पहले भी सुन चुके हैं। खैर अब तक उनकी बेटी उनसे बात करने आती है जो कि ये कहती है कि उसे शादी की जल्दी नहीं है और उसे अभी अपना करियर बनाना है। और जाते जाते वो ये भी कहती है कि शादी ना होने पर मरने के बाद लड़की चुड़ैल बन जाती है। और ये बात सुनकर तो गोपाल के भी कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर हम राका को देखते हैं जिसे होश आता है और नीलेश उसके साथ था, जिससे वो ये कहती है कि जोईता उससे कुछ कहना चाहती है और जब तक वो जान नहीं लेती कि जोईता क्या कहना चाहती है तब तक उसे चैन नहीं आएगा। अब वो नीलेश को ये लाइटर दिखाती है और ये कहती है कि ये जोईता ने ही उसको दिया था और कुछ तो ये बता सकता है, लेकिन ये क्या है इसके बारे में सिर्फ शौदामिनी ही समझ सकती है। अब नीलेश उसे हॉस्पिटल वालों से छुपाकर शौदामिनी के पास लेकर जाता है और वो उस लाइटर को देखकर सारी बात जानकर कहती है कि हाँ इससे हेल्प तो मिल सकती है, लेकिन ये काफी रिस्की है क्योंकि वो जिस स्पिरिट को बुला रहे हैं वो कैसी है कैसी नहीं है ये वो नहीं बता सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पिरिट राका को नुकसान भी कर सकती है, जिस पर राका कहती है कि वो तो पहले से बीमार है और अब आगे और क्या ही हो जाएगा। और शायद जोईता की ही स्पिरिट बता सकती है कि राका उससे कैसे आजाद हो पाएगी। शौदामिनी उसकी बात मानकर प्लानचेट सेशन शुरू करती है। खैर इसी बीच हमें ऑफिसर गोपाल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होते हैं और उनको अपनी बेटी के रूप में जोईता दिखाई दे रही होती है, जो कि कहती है कि सब बर्बाद हो गया और वो बहुत ज्यादा दर्द में है, जिसको देखकर और सुनकर वो भी काफी परेशान हो गए थे। मीनवाइल शौदामिनी सेशन शुरू करती है और जोईता की स्पिरिट राका के अंदर आ गई थी और सब जगह बहुत तेज हलचल शुरू हो जाती है और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पांचवा एपिसोड शुरू होता है ऑफिसर गोपाल से, जो कि जोईता के बारे में पुराने केसेस में चेक कर रहे होते हैं। वो कांस्टेबल से इस बारे में बात करते हैं और रात को जो हुआ वो बताते हैं कि कल रात उन्हें अपने ही घर में अपनी ही बेटी के रूप में वो लड़की दिखाई दी थी, वो पेतनी दिखी थी। कांस्टेबल कहता है कि आजकल लड़कियों को बर्डन माना जाता है, उनकी शादी अच्छे बड़े घर में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घर के कोने में पड़ा हुआ बोझ ही माना जाता है। और ये थिंकिंग कहाँ से आई नहीं पता, लेकिन ये उनके आसपास की मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अब ऑफिसर गोपाल परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये पेतनी है कौन, उसके साथ हुआ क्या होगा और वो क्या कहना चाहती है। अब अगले सीन में हम राका को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर थी और वो भी आजकल बहुत परेशान रहने लगी है, जिसे अपने बिस्तर पर जोईता मिलती है, जिससे वो डरती तो है लेकिन अब वो उसको समझने की कोशिश कर रही है और उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कर पाएगी, लेकिन कोशिश जरूर करेगी चीजें पता करने की कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। अब अगले दिन राका नीलेश के साथ उसी गड्ढे के पास जाती है जहाँ से वो मिली थी और यहाँ पर वो दोनों आसपास देखते हैं तो गड्ढे के जस्ट सामने एक घर बना हुआ था, जिसको देखते ही राका कहती है कि ये घर उसने अपने सपने में देखा था जहाँ पर किसी ने जोईता को मारा था। वो आगे कहती है कि वो लाइटर जैसी चीज असल में एक विसल है जो कि शायद जोईता की ही है और वो उसके जरिए कुछ बताना चाहती है, शायद से अपने खून के बारे में। और वो ये चाहती है कि राका कुछ ढूंढे, वो सच सामने लाना चाहती है और राका को सच तक पहुंचना ही होगा क्योंकि ऐसे ही जोईता को मुक्ति मिलेगी और राका भी मुक्त हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जोईता राका से जुड़ सी गई थी। अब नीलेश ये कहने लगता है कि वो नहीं जानते कि ये जोईता ही है, लेकिन राका ये कहती है कि वो जानती है कि ये जोईता ही है और उसे भी नहीं पता कि कैसे, लेकिन उसने ये नाम बोल दिया था, लेकिन पक्का वो जोईता है। यानी कि राका को यकीन था कि जो कुछ भी है वो जोईता नाम की लड़की से जुड़ा हुआ है। खैर वो लोग उस घर के पास जाते हैं और राका उस घर की फोटो खींचती है और इस घर का नाम है मधुबन।
खैर अपने घर आकर राका इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। वहीं दूसरी ओर हम ऑफिसर गोपाल को देखते हैं जो कि स्टेशन में थे, जिनके पास एक लेडी रोते हुए भागते हुए आती है। वो बताती है कि उसके साथ नंदू पाल और उसकी गैंग ने गलत काम किया है और गोपाल उसकी रिपोर्ट लिखने लगते हैं, लेकिन कांस्टेबल उन्हें मना करते हैं, ये कहते हुए कि नंदू पाल लोकल पंचायत प्रधान बिजौन का बेटा है और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखना ठीक नहीं होगा। खैर अब तभी होता यह है कि इतनी देर में ही वहां पर नंदू खुद आ जाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर गोपाल से बदतमीजी करने लगता है। उल्टा वो उनको धमकी भी देता है कि वो उनको थप्पड़ भी मार देगा। इनफैक्ट उसका ये भी कहना था कि लड़की तो इस्तेमाल करने के लिए ही होती है। इनफैक्ट नंदू जो होता है वो ऑफिसर की बेटी के बारे में तक बोल देता है, जिसके चलते ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा उसको ही थप्पड़ मार देते हैं, जिसके चलते उसने अपनी पैंट में ही सुसु कर दिया था, यानी कि पासा पलट गया। खैर ऑफिसर अब उसे और उसके साथी को लॉकअप में डालकर कंप्लेंट फाइल कर लेते हैं। खैर अब बाहर उनसे मिलने जोयता के ग्रैंडफादर आए हुए थे, जो कि उनसे मिलने के लिए बहुत टाइम से परेशान थे, कोशिश कर रहे थे। और अब वहां पर बिजौन पाल भी आता है, जो कि ये कहता है कि लड़की उन्हें सौंप कर केस फाइल फाड़ दो और कोई भी केस फाइल नहीं होगा, जिस पर ऑफिसर ये कहते हैं कि वो केस फाइल कर चुके हैं और अगले दिन उसे कोर्ट ले जाया जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। और अगर बिजौन बीच में आया तो उसके ऊपर भी केस होगा, उसको भी दिक्कत हो जाएगी, जिसको सुनकर बिजौन उनको बुरा भला सुनाने लगता है। लेकिन होता यह है कि ऑफिसर इससे बिल्कुल भी नहीं डरते, जिसके चलते बिजौन वहां से चला जाता है। अब ऑफिसर गोपाल उस बूढ़े व्यक्ति से बात करते हैं, जो कि उनको ये बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले सापान कोला में एक्सीडेंट की खबर सुनी और उनकी खुद की ग्रैंडडॉटर जोयता सापान कोला से ही गायब हुई थी और राका ने उसका नाम लिया था। अब वो उस पोस्ट के बारे में बताते हैं कि जो राका ने डाली है उसके अंदर उसने मधुबन का जिक्र करा था और एक ब्रास विसल के बारे में बताया है, जिसका नंबर था 1069 और ये विसल किसी और की नहीं बल्कि जोयता की ही थी, यानी कि राका की इंट्यूजन बिल्कुल सही थी। वो आगे ये बताते हैं कि जोयता 15 साल पहले गायब हुई थी और वो उनकी बेटी की बेटी है, जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जोयता को बहुत ढूंढा लेकिन वो कभी किसी को नहीं मिली और वो एनसीसी में थी तो विसल इस्तेमाल करती थी। अब वो बताते हैं कि जोयता 2008 में 22 सितंबर के दिन गायब हुई और गोपाल के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 22 सितंबर की डेट पर ही राका और उसके दोस्तों का सापान कोला के पास एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि ठीक 15 साल के बाद में। अब वो गोपाल को जोयता की फोटो भी दिखाते हैं, जो कि देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसको ही उन्होंने पिछली रात अपनी बेटी के अंदर देखा था। खैर अगले सीन में वो राका को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहां पर वो ये बताती है कि जोयता मर चुकी है और उसे सापान कोला के पास ही उसी मधुबन के अंदर एक चाकू से मारा गया था, लेकिन वो खूनी जो था उसका चेहरा वो नहीं देख पाई। अब नीलेश ये कहता है कि जोयता कैसे खत्म हुई थी, उसको किसने खत्म किया था, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक राका, नीलेश और उनके सराउंडिंग्स में जोयता की आत्मा अटक कर ही रहेगी। इस पर गोपाल कहते हैं कि अब उन्होंने भी जोयता को अपने घर पे देखा था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। अगले सीन में राका अपने घर पर थी, जिसे शीशे में जोयता दिख रही होती है, जो कि अपने पेट को हाथ लगाती है और अब राका को उसके पेट में दर्द फील होने लगता है। अब नीलेश उससे मिलने आता है, जिसे वो अपने पेट के बारे में बताती है कि उसके पेट में वो कुछ फील कर पा रही है और उसे वॉमिट भी होने लगती है। वो वॉशरूम जाती है और इतने में जोयता नीलेश से ये कहती है कि वो उससे शादी कर ले और वो ऐसे वापस नहीं जा पाएगी और उसके पेट में एक बच्चा है, जिसको सुनकर नीलेश परेशान हो जाता है। खैर अब तक राका भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी और उसे अब बहुत दर्द होने लगा था। तभी उन्हें गोपाल का कॉल आता है, जो कि उनसे एसडीपीओ की बात कराते हैं। वो कहते हैं कि जोयता रॉय का मिसिंग केस 15 साल पुराना है और कभी ये सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है और शायद राका की मदद से वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो राका उनसे मिलने आए और वो जो जानती है सब कुछ बता दे। अब वो गोपाल से बात करते हैं कि राका को सोशल मीडिया पर ये सारी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे होगा ये कि जोयता के केस में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे और राका उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो राका को जानते हैं, जो कि राका की जान के लिए ठीक नहीं था। वो ये बताते हैं कि एक जोयता जो थी वो एनसीसी में उनके अंडर भी काम करती थी और अब ये वही जोयता है या फिर अलग है, तो इसके बारे में तो उसे राका से ही बात करके पता चल पाएगा। जिसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। छठा एपिसोड शुरू होता है नीलेश और राका को दिखाते हुए, जो कि एसडीपीओ प्रकाश के ऑफिस में मिलने उनसे आए हुए थे और प्रकाश कहते हैं कि उन्होंने भी 15 साल पहले एक जोयता को बहुत ढूंढा, जो कि कभी नहीं मिली और अब राका जो है वो जोयता का ही नाम ले रही है। तो पहले वो ये पता करना चाहते हैं कि दोनों सेम इंसान हैं या फिर अलग अलग हैं। अब राका उन्हें वो विसल देती है जिसमें वो नंबर 1069 लिखा हुआ था और वो इसको पहचान जाते हैं कि ये वही जोयता है, एज उनके अंडर ही वो एनसीसी में थी। लेकिन ये राका के पास कैसे आ गई, जिस पर वो कहती है कि ये उसे जोयता ने खुद दी है और अपने खून के विजन्स भी उसको दिखाए हैं, जिसको खत्म कर दिया गया था। वो आगे कहती है कि वो सापान कोला के पास हादसे के बाद कुछ दिन तक मिसिंग रही थी, बेहोश भी थी और जब वो वहां से वापस लौटी तब से उसके साथ जोयता है, जो कि हमेशा उसके आसपास ही भटकती रहती है। अब प्रकाश ये कहते हैं कि जैसे कि एक भूत, तो वो ये बोलती है कि फीमेल भूत, फीमेल गोस्ट या फिर स्पिरिट, मतलब कि पेतनी, जिसको इस तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिसकी अधूरी इच्छा रहती है वो पेतनी बनकर लौट आती है। वो लोग आगे बात करते हैं, जहाँ पर प्रकाश पूछते हैं कि जोयता को उन्होंने देखा सापान कोला में और 15 साल पहले जब वो एनसीसी में थी तब सापान
कोला की बात करा करती थी और उसे वो जंगल काफी फैसिनेट किया करता और वो वहाँ जाने के लिए हमेशा बोलती रहती थी। और सेम ईयर ही वो गायब हो गई थी, यानी कि 2008 में। और उस वक्त वो वहाँ पर सर्विस में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिल पाई। अब राका और नीलेश ये बताते हैं कि राका के विजन्स के हिसाब से वो मारी गई थी मधुबन घर के अंदर, और अगर उस समय के उसके कुछ दोस्त होंगे तो शायद से उनसे कुछ पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश ये कहते हैं कि इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जोयता अभी जिंदा कैसे हो सकती है। और जब जोयता गायब हुई थी उसके बाद उन्हें जोयता से ही कुछ लेटर्स भी आए थे। सेम ईयर बनारस से लेटर आया था, दूसरा लेटर 2011 में और तीसरा पौंडीचेरी से 2019 में आया। अब राका कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद जोयता को खत्म होते हुए देखा था, इवन दो उसने मर्डर वेपन तक देखा है। प्रकाश कहते हैं कि अगर लेटर्स आए थे तो राका ने उसे मरते हुए कैसे देख लिया, और अगर वो मर चुकी है तो लेटर्स कौन भेज रहा है। अब राका उनसे पूछती है कि शायद जोयता के कोई दोस्त होंगे, तो वो बताते हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं था, बस दो लड़के शोमैन और कुणाल नाम के लड़के थे जिनसे वो थोड़ी बहुत बात किया करती थी। अब प्रकाश ये कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ जोयता जिंदा है तो ये विसल देने वाली और विजन्स में दिखने वाली लड़की है कौन। खैर इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो कि राका की सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर अपने पति से कहती है कि वो मधुबन के बारे में नहीं जानती, लेकिन 15 साल पहले जोयता उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। वो राका को इसके बारे में टेक्स्ट भी कर देती है और हम राका और नीलेश को देखते हैं जो कि जोयता की बात कर रहे थे कि वो 2008 में मिसिंग हुई थी। 2019 में लेटर आया, मतलब कि वो जिंदा तो थी, और वो 2019 में ही वापस क्यों आई और सपान कोला में ही क्यों। खैर अब ये लोग पुलिस ऑफिसर गोपाल से बात करने जाते हैं और ये सारी बातें उनको बताते हैं, जहाँ पर राका ये कहती है कि उसके विजन्स में उसने उस घर को करंट स्टेट से थोड़ा सा और ओल्डर देखा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है ये उसको समझ में नहीं आ रहा। अब पुलिस ऑफिसर गोपाल कहते हैं कि वो जोयता और उसके उन दो दोस्तों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रकाश और वो थोड़े से चिंतित हैं राका के लिए, क्योंकि वो अभी एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुकी है और उन्हें उसकी सेफ्टी की बहुत फिक्र है। तो वो केस से दूर हो जाए, जिस पर वो ये कहती है कि ऐसा करने पर जोयता उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो चाहती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और वो खुद भी जानना चाहती है कि आखिरकार जोयता को कैसे और क्यों मारा गया, और अगर वो जिंदा है भी तो है कहाँ पर और वो ऐसा क्यों कर रही है। खैर अगले सीन में वो दोनों प्रकाश के घर जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें जोयता के भेजे हुए लेटर्स दिखाते हैं और ये लेटर्स देखकर काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये जोयता ने ही लिखे थे और इन लेटर्स के हिसाब से वो जिंदगी से हार चुकी थी और किसी चीज से परेशान हो रखी थी। राका कहती है कि अगर वो 2019 तक जिंदा थी तो उसके विजन्स के अंदर वो घर वो काफी अलग दिखाई दे रहा था जहाँ पर उसे मारा गया, और 4 साल में कोई भी घर इतना कैसे बदल सकता है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि जोयता 2019 तक जिंदा थी। उसे अब तक लगता है कि वो पहले ही खत्म हो गई होगी। अब राका यहाँ जोयता की उस फ्रेंड के बारे में बताती है जिसने उसे आज टेक्स्ट किया था, जिसका नाम जुमा है, और राका उससे कल बात करेगी। अब प्रकाश ये कहते हैं कि शोमन से भी कुछ पता चल सकता है। जितना वो जानते हैं तो शोमन अच्छा लड़का नहीं था और उसने पहले एक लड़की को डिच किया था, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। बात पुलिस तक आई थी, लेकिन फिर जोयता भी उसके साथ रिश्ते में आ गई। प्रकाश और उसके ग्रैंडफादर ने उसे काफी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी, और जिस रात वो गायब हुई थी उस रात वो शोमन के साथ ही कार में गई थी और लास्ट वो सपान कोला के पास ही दिखाई दी। राका यहाँ पर बताती है कि जोयता प्रेग्नेंट भी थी, और आपको याद होगा कि एक सीन आया था जहाँ पर उसके पेट में दर्द हुआ था, उसे वॉमिट हुई थी, तो यहाँ पर शायद से जोयता यही समझाना चाहती थी। प्रकाश कहते हैं कि ये उन्हें पता था और उन्होंने जोयता से बात करी थी उस बारे में, जो कि ये कहती थी कि शोमन सब चीजों का ख्याल रख लेगा। थोड़ी देर बाद नीलेश और राका वहां से निकल जाते हैं और ऑफिसर गोपाल को कॉल करके ये सब बताते हैं। अब अचानक से ऑफिसर गोपाल ये सब सुनकर ये कहते हैं कि वो इन लेटर्स के ओरिजिनल एड्रेस को वेरीफाई करवा रहे हैं और जोयता के ग्रैंडफादर से उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। राका नीलेश से ये कहती है कि ये हो सकता है कि शोमन को बच्चा नहीं चाहिए था तो उसने जोयता को मार दिया होगा, और ये चीज उसके विजन्स की डिटेल से मैच नहीं हो रही, और उसके विजन्स गलत कैसे हो रहे हैं। इतने में ही उसे शोमन का ही कॉल आ जाता है जो कि उससे मिलने के लिए कहता है, और इसी के साथ छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 7वां एपिसोड शुरू होता है ऑफिसर गोपाल से, जो कि जोयता के ग्रैंडफादर से बात करने आए थे, और वो बताते हैं कि जोयता जिंदा है या फिर थी उन्हें कुछ भी नहीं पता था, और सबसे बड़ी बात कि 15 साल से उसने उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया। लेकिन प्रकाश सर को लेटर्स लिखने का क्या मतलब था, जबकि वो अपने हेल्पलेस ग्रैंडफादर को भी याद कर सकती थी। वो आगे ये बताते हैं कि शोमन और कुणाल के बारे में तो कभी जोयता ने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो प्रकाश सर के बारे में कभी कभी बात करती थी। अब यहाँ गोपाल सर ये कहते हैं कि उन्होंने उस आश्रम को चेक करवाया है जहाँ से वो लेटर आया था, तो अभी वहाँ पर कोई भी जोयता नहीं रहती, और 2019 में थी ऐसा किसी को याद भी नहीं है। तभी हम राका और नीलेश को देखते हैं जो कि शोमन से मिलते हैं, जो कि उसे उस रात की कहानी बताता है, जो कि थोड़ी सी अलग थी जैसा कि प्रकाश ने बताया था। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू शोमन वो जोयता का बॉयफ्रेंड था ही नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और था जिसने उसका इस्तेमाल किया, शादी का वादा किया और बाद में मुकर गया।
अब जोयता जो थी वो काफी परेशान थी और उसने शोमन को इसलिए बुलाया था ताकि वो एबॉर्शन के लिए जा सके। शोमन उसको अपनी कार से ही ले जा रहा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन वो उससे पूछने की भी कोशिश करता है कि इस बच्चे का पिता है कौन, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। शायद से उसके बॉयफ्रेंड ने मना किया होगा। खैर इसी बीच जोयता को उसके लवर का कॉल आता है जो कि उससे ये कहता है कि वो जहाँ पर भी है वहीं रुक जाए और अब वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पर शोमन ने उसे सपान कोला के पास ही छोड़ दिया था, लेकिन जाने से पहले एक बार वो उससे पूछता भी है कि उसका लवर आखिर है कौन, कुणाल है या फिर कौन। तो वो कहती है कि अब शादी होने वाली है तो सब उसे शादी वाले दिन ही देख लेंगे, और उस पल के बाद से ही वो गायब हो गई। वो आगे बताता है कि कुणाल अच्छा इंसान नहीं था और एक बार एनसीसी कैंप में कुछ हुआ था जिसका हम फ्लैशबैक देखते हैं। तो 15 साल पहले एक रात कुणाल जबरदस्ती जोयता के कैंप के अंदर घुसकर उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन सब लोग जाग जाते हैं और प्रकाश उसे थप्पड़ मार के वहां से भगा देते हैं। और बात करी जाए आजकल कुणाल कर क्या रहा था, तो वो जिम चला रहा है, जिससे शोमन ने ज्यादा कोई संपर्क नहीं रखा। खैर इसी बीच हम जूमा को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके ये बोल रही होती है कि वो राका से मिलने वाली है और उसे जोयता ने काफी कुछ बताया था, लाइक उसके बच्चे का पिता कौन था और सपान कोला में वो किस लवर से मिलने वाली थी। और अगर वो व्यक्ति जो कि कॉल पे था इस सच को छुपाना चाहता है तो वो कल दोपहर में उससे मिले और उसको 15 लाख रुपए दे दे, जिससे कि वो सच राका को नहीं बताएगी। इसी बीच हम राका और नीलेश दोनों को देखते हैं जो कि कुणाल से मिलते हैं, जो कि ये कहता है कि उसका जोयता से कोई भी संपर्क नहीं रहा था। और जैसा कि शोमन ने कुणाल के बारे में बताया था कि उसने जोयता को मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी, वैसे ही सेम कहानी वो बताता है, जिसमें इस बार शोमन उसे मोलेस्ट करने कैंप में गया था और सब आ गए थे और प्रकाश ने उसे थप्पड़ मारा था। मतलब कि एक ही कहानी के काफी अलग अलग रूप थे। बेसिकली हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था। अब नीलेश और राका ये सब सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि दोनों बातों में सच क्या हो सकता है। और ये बात तो बस प्रकाश ही बता सकते थे क्योंकि कॉमन ग्राउंड प्रकाश था, थप्पड़ उन्होंने मारा था, लेकिन किसको मारा था ये बात उनको नहीं पता। खैर वो प्रकाश से बात करते हैं जो कि ये कहते हैं कि कुणाल ने ही मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी और वो एक डेंजरस और काफी फिशी पर्सन है। राका उन्हें कल जुमा से मिलने वाली बात भी बताती है और प्रकाश भी बताते हैं कि बनारस और पौंडीचेरी से उनको पता चला है कि वहाँ पर कोई जोयता नाम की लड़की रहती ही नहीं थी। अब कॉल कट होने के बाद नीलेश से बात वो करती है कि शायद कुणाल ही रियल कल्प्रेट होगा और उसने ही जोयता को शादी के लिए फोर्स किया। जोयता ने मना किया होगा तो वो उसे मोदबन ले गया, जहाँ पर उसने उसे जान से मारकर वहीं पर गाड़ दिया, लेकिन इसमें भी एक कैच था। और अब उनकी बात खत्म हो इससे पहले ही एक कार उन्हें हिट करने की कोशिश करती है, जिसके साथ 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम आ चुके हैं हमारे फिनाले पर, यानी कि एपिसोड 8 पर। और इस एपिसोड के अंदर पूरे के पूरे असली पत्ते सामने आएंगे कि रियल कहानी थी क्या। खैर अब आखिरी एपिसोड में हमने देखा कि राका और नीलेश को कार से उड़ाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो बच गए थे और वो कार वहां से निकल जाती है। अब राका नीलेश को संभालती है और थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई जोयता को देखती है, जिसने ही उन्हें उस हादसे से बचाया था और अपनी थोड़ी सी शक्तियां इस्तेमाल करके उसने कार को शिफ्ट कर दिया था। और यही बात शुरुआत में भी हुई थी, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ। और अब ये बात राका समझ जाती है कि जोयता उसको मरने नहीं देगी, क्योंकि राका सच के बहुत ही करीब थी। बेसिकली जोयता जो कि पेतनी बन गई थी, वो अपने लिए इंसाफ चाहती थी। अगले सीन में हम जुमा को देखते हैं जो कि किसी अननोन पर्सन से पैसे लेने जाती है, लेकिन वो उसे एक सुनसान गली में बुलाकर उसका गला काट कर उसे खत्म कर देता है। अब तभी हम ऑफिसर गोपाल को देखते हैं जो कि जोयता की कॉल डिटेल्स को निकलवा रहे थे, जहां से उनको पता चलता है कि कुणाल की तरफ से उनको कॉल्स कम गए थे, लेकिन मैसेजेस काफी सारे आए थे, लेकिन लास्ट कॉलर की डिटेल्स आनी अभी बाकी थी। खैर अब ऑफिसर गोपाल एसडीपीओ प्रकाश को ये सारी बातें बताते हैं, जो कि कुणाल को फौरन ही अरेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। और इसी बीच ऑफिसर गोपाल को जुमा के खून के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि वो थोड़े और परेशान हो जाते हैं, एज वो एक बड़ी लीड हो सकती थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी गलती तो उसने खुद करी, लालच की पोटली रखी थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मतलब कि वो अपनी फ्रेंड को यानी कि जोयता को इंसाफ दिलवा सकती थी, लेकिन उसने इस चीज से भी पैसे ठगने का सोचा। अब अगले सीन में हम राका और नीलेश को देखते हैं जो कि प्रकाश के घर आए हुए थे, जहां पर वो उनकी वाइफ सुनंदा से मिलते हैं। अब राका प्रकाश को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उनकी मदद से ही वो केस में इतने आगे तक आ गई थी और वो पर्सनली इससे इतने जुड़े हुए थे। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इस पर वो कहते हैं कि उन्हें जोयता कहाँ है, कैसी है, ये जानकर काफी खुशी होगी। अब तभी हम गोपाल को देखते हैं जो कि कुणाल को अरेस्ट कर चुके थे। पूछताछ में पता चलता है कि कुणाल जो था वो उसको मैसेज जरूर करता था, लेकिन वो जोयता को चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया और उसके गायब होने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। अब इसी बीच कांस्टेबल जो होता है वो ऑफिसर गोपाल को जोयता और जुमा की कॉल हिस्ट्री दिखाते हैं, और दोनों की जो कॉल हिस्ट्री थी उसके अंदर आखिरी डायल्ड नंबर सेम था। कुणाल जुमा के बारे में सुनकर बताता है कि वो उसी एनसीसी कैंप के अंदर थी और आज सुबह ही उससे मिलने आई थी। तभी हम राका को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर होती है और उसे जोयता दिखाई देती है, जिससे वो खुद ही बोलती है कि अगर वो उसे इतने आगे तक लेकर आई है तो अपने किलर की पहचान भी बता दे। लेकिन अब तक उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और एक अननोन पर्सन उसे अभी के अभी मोदुबन आने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर वो उसे जोयता कहाँ पर है ये बता देगा।
अब रात काफी हो चुकी थी, लेकिन सच जानने की उत्सुकता जो होती है वो राका को मधुबन ले जाती है। यहाँ पर जो किलर उसके सामने आ जाता है, जो कि ये कहता है कि हाँ, जोयता को उसी ने मारा था और वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन उसको मारना उसकी मजबूरी थी। और किलर का चेहरा देखकर तो राका के और हम सबके होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। ये किलर कोई और नहीं बल्कि प्रकाश, जी हाँ, SDPO प्रकाश खुद था। इसलिए ही यहाँ पर हमेशा जोयता उसका ही जिक्र करा करती थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर प्रकाश का जोयता के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जो कि उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर मधुबन ने उसको बुलाकर उसने उसे खत्म कर दिया और यहीं पर उसकी लाश को गाड़ दिया था। यानी कि जिस लवर का कॉल आया था वो कोई और नहीं प्रकाश था, और उसने जानबूझकर उसे सापान कोला में बुलाया ताकि जब वो यहाँ पर उसको मारेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि पता भी कहाँ चला था, 15 साल से किसी को किसी चीज की भनक तक नहीं थी। खैर, अब प्रकाश राका को मारना चाहता था, लेकिन जोयता की स्पिरिट उसे रोक देती है, जो कि उसे दुनिया के सामने लाने के लिए, यहाँ तक लाने का एक सहारा ढूंढ रही थी, इंसाफ लेने का एक सहारा ढूंढ रही थी, जो कि उसे राका के रूप में मिली। वो प्रकाश को हॉन्ट करने लगती है, जो कि उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक गोपाल वहाँ पर आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी डायल नंबर से पता चल चुका था कि प्रकाश ही सबको कॉल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जुमा ने जिसको कॉल किया था वो प्रकाश ही था। वो ये बताते हैं कि प्रकाश काफी स्मार्ट था, उसने जुमा को मारा ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं और लेटर्स वाली कहानी रची, लेकिन वो अकेला स्मार्ट नहीं था इस खेल में। तो जुमा सुबह कुणाल से मिलने ही गई थी, जो कि उसे एक एनवलप देकर सारा सच बता देती है कि प्रकाश ही जोयता के होने वाले बच्चे का बाप था और आज वो उससे पैसे लेने जा रही थी, जिसमें वो 5 लाख कुणाल को दे देगी। लेकिन वो जानती है कि प्रकाश खतरनाक इंसान है, तो अगर उसको कुछ भी होता है तो कुणाल ये एनवलप पुलिस तक पहुंचा दे। यानी कि वो एक बैकअप प्लान करके गई थी। और ऐसे ही गोपाल को सारा सच पता चल गया और जुमा और जोयता को आखिरी कॉल प्रकाश के ही पुराने नंबर से आए थे। और वैसे भी हम जानते हैं कि पुलिस किसी भी केस में तब तक सीरियस नहीं होती जब तक ऊपर से प्रेशर ना हो या फिर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, विच एक्सप्लेन्स कि SDPO प्रकाश इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। फाइनली प्रकाश को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि जोयता की लाश नहीं मिली थी। तो फाइनली खुद जोयता ही राका को रास्ता दिखाती है और उसे उस गड्ढे में लेकर जाती है, जहाँ पर अंदर ही प्रकाश ने उसे गाड़ दिया था और ये केस यहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन जोयता अभी शांत नहीं होती, क्योंकि अगले ही सीन में हम उसे कुणाल को हॉन्ट करता देख पाते हैं और मुझे लगता है कि वो सबसे बदला लेगी जिन्होंने उसके साथ में मोलेस्टेशन करने की कोशिश करी थी। और इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस बंगाली हॉरर सीरीज पेतनी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर